स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 2021 तैयारी रिवीजन नवजात की देखभाल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। इसमें टोटल 38 टॉपिक्स दिए गए हैं जिनमें से हम आपको एक केयर ऑफ न्यूबॉर्न के बारे में बताएंगे। इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ, नवजात शिशु की पैदा होने के बाद की तुरंत देखभाल। पैदा हुए नवजात शिशु को गर्म, साफ और सूखे कपड़े में रखें। नवजात शिशु का वायु मार्ग साफ करना सुनिश्चित करें। नवजात शिशु के मुंह और नाक को साफ करें, सक्शन करें। यदि शिशु ना रो रहा हो तो उसे हल्के हाथों से पांव को स्पर्श करें। यदि स्पर्श के बाद भी शिशु ना रोए तो शिशु को सीपीआर दें या श्वसन क्रिया सुचारू करें। नवजात शिशु को गर्माहट दें। नवजात शिशु को साफ, सूखे और गर्म कपड़े में लपेटकर रेडिएंट वार्मर के नीचे रखें या माता की छाती पर रखें। नवजात शिशु की स्थिति जांचें या रिकॉर्ड करें। नवजात शिशु की 1 मिनट व 5 मिनट पर अपगार स्कोरिंग करके रिकॉर्ड करें। नवजात शिशु की आंखों की देखभाल। नवजात शिशु की आंखों को स्टेराइल कॉटन सैक से अंदर से बाहर की तरफ साफ करें। एक कॉटन सैब से एक ही आंख साफ करनी चाहिए। नवजात शिशु की त्वचा की देखभाल। नवजात शिशु को हल्के हाथों से साफ करना चाहिए। नवजात शिशु के शरीर से हल्की पीली और सफेद परत वर्निक्स कैसियोसा को नहीं निकालना चाहिए। नवजात शिशु की बगल, गर्दन व जननांगों की सफाई का अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। नवजात शिशु को तुरंत नहीं नहलाना चाहिए। नवजात शिशु को 48 से 72 घंटे के बाद ही शिशु की स्थिति देखकर ही नहलाना चाहिए। विटामिन के का इंजेक्शन देना चाहिए। 1 मिलीग्राम विटामिन के इंजेक्शन IM देने चाहिए। नवजात शिशु की पहचान। नवजात शिशु को लेबर रूम में ट्रांसफर करने से पहले आइडेंटिटी बैंड पहनाना चाहिए। पहचान बैंड आइडेंटिटी बैंड में शिशु की माता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर तथा शिशु के जन्म के समय और तारीख, लिंग लिखा होना चाहिए। शिशु का फुटप्रिंट भी लेना चाहिए। शिशु का स्थानांतरण। नवजात शिशु को उसकी स्थिति के अनुसार उसकी मां के पास स्थानांतरित करना चाहिए। जन्म के आधे घंटे के अंदर शिशु का स्तनपान कराना चाहिए। शिशु की स्थिति को देखकर आवश्यकतानुसार नर्सरी या NICU में स्थानांतरित करना चाहिए। मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइंस एंड बर्थ वेट, जैविक चिन्हों की पहचान। श्वसन मीन्स रेस्पिरेशन। गर्भावस्था में लंग्स ठोस होते हैं क्योंकि ये फैले हुए या हवा रहित होते हैं। एल्वियोलाई मीन्स वायु कोष्ठ एक पदार्थ स्रावित करती है जिससे एल्वियोलाई की दीवारें आपस में चिपकती हैं। रक्तस्राव में ऑक्सीजन की कमी एवं कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है। सामान्य श्वसन क्रिया 25 से 30 प्रति मिनट होती है, लेकिन कभी कभी श्वसन क्रिया तेज हो जाती है। तापक्रम मीन्स टेम्परेचर। शिशु का तापमान सामान्य तथा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हार्ट रेट, हृदय धड़कन। शिशु के हृदय की गति 120 से 160 प्रति मिनट होती है। पल्स रेट, सामान्यतः शिशु की पल्स 90 से 110 प्रति मिनट होती है। न्यूबॉर्न असेसमेंट, नवजात का आंकलन। सिर की परिधि हेड सरकमफ्रेंस 33 से 35 सेंटीमीटर, चेस्ट सरकमफ्रेंस 30.5 टू 33 सेंटीमीटर, वेट 2.5 टू 3.5 किलोग्राम, पल्स 120 टू 140 बीट्स पर मिनट, रेस्पिरेशन 30 टू 60 बीट्स पर मिनट, ब्लड प्रेशर 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी सिस्टोलिक, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर 36.2 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस,
और 97 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेंथ 49 टू 53 सेंटीमीटर्स। जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न, नवजात में पीलिया। नवजात में पीलिया रक्त में बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल लगभग 5 ग्राम से अधिक होने से त्वचा का रंग पीला हो जाता है। यह स्थिति पीलिया कहलाती है। कारण, कॉजेस, संक्रमण, बिलिरुबिन की अधिक उत्पादन, आरबीसी की संरचना में विकार, एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच नेगेटिव मां, हेपेटाइटिस बी, अपूर्ण गर्भकाल। लक्षण, सिम्टम्स, भूख ना लगना, त्वचा या आंख में पीलापन, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, नेत्र के स्क्लेरा का पीला होना, नाखून की त्वचा में पीलापन। मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन, फोटोथेरेपी प्रदान करना। इसमें 4200 से 4700 की तरंग शिशु से 45 से 50 दूरी पर लगभग 8 घंटे तक रखा जाता है। शरीर से बिलिरुबिन के स्तर को कम करने के लिए शरीर में उपस्थित रक्त के स्थान पर नया रक्त चढ़ाया जाता है। शिशु को अस्पताल में रखना चाहिए। शिशु को स्तनपान कराने हेतु मां को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रकाश चिकित्सा फोटोथेरेपी में शिशु के सभी कपड़े हटा देने चाहिए। प्रकाश चिकित्सा फोटोथेरेपी में शिशु की स्थिति बदलते रहना चाहिए। शिशु को नियमित देखभाल करनी चाहिए। श्वसन संबंधी समस्याओं का प्रबंधन करना चाहिए, जैसे हाइपोक्सिया एंड एस्फिक्सिया। संक्रमण से बचाव के सिद्धांत, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस। प्रसव के दौरान वातावरण की स्वच्छता, आंखों की स्वच्छता, हाथ की स्वच्छता, नाभिनाल की स्वच्छता, मुंह की स्वच्छता। रिस्क स्टेटस एंड एबनॉर्मेलिटीज, जोखिम स्थिति और असामान्यताएं। जन्म के समय बच्चे की त्वचा के माध्यम से गर्भकाल का निर्धारण किया जाता है। त्वचा पर अगर अधिक झुर्रियां पाई जाती हैं तो शिशु का जन्म पूर्ण काल से पूर्व हुआ है, और त्वचा पर अगर झुर्रियां नहीं हैं तो इसका अर्थ है बच्चे का जन्म पूर्ण काल में हुआ है। वार्निंग साइंस, चेतावनी वाले चिन्ह। शिशु की पल्स, जब पल्स 120 से कम या 160 से अधिक बीट्स पर मिनट हो। शिशु की रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन 30 से कम या 60 से अधिक बीट्स पर मिनट हो। शिशु का शारीरिक तापक्रम, जब तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से कम या 37.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। शिशु में 20 सेकंड से ज्यादा श्वसन रुकने से पीलिया। शिशु की जीभ का नीले रंग का होना। शिशु की चंचलता में कमी आना। डिहाइड्रेशन द्वारा शारीरिक तापक्रम अव्यवस्थित होना। उल्टियां। नवजात शिशु में श्वसन क्रिया सुचारू करना, न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन, इसका लक्ष्य है शिशु के वायु मार्ग को साफ करना, गैसीय प्रवाह को प्रारंभ करना, सर्कुलेशन सुचारू करना, नवजात के शरीर का तापक्रम बनाए रखना। रक्त अम्लता मीन्स ब्लड एसिडिटी में कमी लाना। कृत्रिम श्वसन क्रिया, जब श्वसन की प्रक्रिया अनुपस्थित हो। शिशु का आहार तथा पोषण। परिचय, इंट्रोडक्शन। आदर्श शिशु आहार के अंतर्गत लगभग 6 माह तक मात्र स्तनपान तथा इसके पश्चात स्तन दूध के अनुपूरक प्रतिस्थापन नहीं के रूप में अर्ध ठोस तथा ठोस भोजन तब तक देना जब तक शिशु क्रमश सामान्य पारिवारिक भोजन लगभग 1 वर्ष ना करने लगे। बाद वाले समय को वीनिंग भी कहते हैं। वीनिंग का अर्थ स्तनपान समाप्त करना नहीं होता। लगभग 4 से 6 महीने की आयु में शिशु लार गिराना प्रारंभ कर सकता है। हरी तिमा के लिए मल त्याग कर सकता है। स्तनपान के उपरांत भी संतुष्ट रह सकता है तथा पर्याप्त भार अर्जित नहीं कर सकता है। माता शिकायत कर सकती है कि उसे
शिशु को लगातार स्तनपान कराना पड़ता है तथा यह शिशु की स्तन दुग्ध रहित होने के पश्चात भी और अधिक पीने के लिए कहता है। इस आयु में आयु के अनुकूल ठोस भोजन इन असंतुलनों को ठीक कर सकेगा। उचित शिशु आहार का उद्देश्य शिशु की उम्र में देखभाल, वृद्धि तथा विकास हेतु उपयुक्त आहार को बढ़ावा देना, प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, पीईएम के अनुसार प्रसार, विटामिन ए की कमी तथा संक्रामक रोग विशेष कार्य को कम करना एवं उत्तरजीवित का उत्तन करना है। परिवार को आहार देने की विधियों के विषय में प्रशिक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान। स्तनपान के लाभ। स्तनपान उतना ही प्राचीन है जितना कि मनुष्य जाति। इस ग्रह पर लगभग 4900 स्तनधारी प्रजातियां हैं। केवल मानव जाति ही ऐसी जाति है। प्रत्येक स्तनधारी का दूध जाति विशेष के लिए होता है, जो उसके शिशु के उचित विकास, समग्र आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सभी जंतु अपना स्वयं का दूध अपने बच्चों को सेवन कराते हैं। यह प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्य है कि सभी बाजारू दूध आहार तथा जंतुओं के दूध माता के स्तन के से निम्न कोटि के होते हैं। माता का दूध शिशु के लिए पौष्टिक भोजन है, तो तुरंत तैयार पिलाने में सरल, रेडली प्रिपेयर्ड, इजीली स्वास्थ्यप्रद, भावनात्मक प्रेम का विकास तथा एलर्जिक विकारों को रोकने वाला होता है। स्तनपान डायरिया रहित अनेक संक्रामक रोग तथा श्वसनिक संक्रमणों से बचाता है तथा जीवन की रक्षा करता है। मरने वाले शिशु में से मात्र स्तनपान न करने वाले शिशुओं की अपेक्षा मात्र स्तनपान पर निर्भर शिशु को डायरिया से मरने की संभावनाएं 14 गुना कम, श्वसनिक संक्रमण से 3 से 4 गुना का संक्रमण से 2 से 3 गुना कम होती है। स्तनपान का दूध कृत्रिम दूध अथवा पाउडर दूध आहार की अपेक्षा अत्यधिक किफायती है। शिशु सूत्र के अनुसार 6 माह के शिशु को 1 महीने स्तनपान कराने का औसत व्यय एक व्यक्ति की औसत मासिक आय के लगभग बराबर हो सकता है। शिशु को एकमात्र स्तनपान कराना पोस्टनेटल पीरियड प्रथम 4 से 6 माह में गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव का कार्य करता है। माता को इसके लाभ के रूप में प्रसव पश्चात रक्तस्राव मीन्स ब्लीडिंग से जल्द मुक्ति तथा स्तन और ओवरी में कैंसर के खतरे से भी रक्षा होती है। स्तनपान से माता तथा शिशु के बीच लंबे समय तक भावनात्मक लगाव बना रहता है। गर्भावस्था के दौरान स्तनपान की तैयारियां। वास्तव में स्तनपान की तैयारी गर्भावस्था के बीच की अवधि में ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। प्रत्याशित माता, विशेष रूप से प्राइमी पैरा तथा वे जिन्हें इससे पूर्व दूध प्रबंधन मिल्क मैनेजमेंट में कठिनाई का अनुभव हुआ हो, उन्हें केवल स्तनपान कराने के प्रेरित एवं तैयार करना चाहिए। यह लक्ष्य व्यक्तिगत रूप से स्तनपान के लाभों तथा प्रबंधन के विषय में प्रशिक्षित करके प्राप्त किया जाना चाहिए। स्तनों की मालिश, खीस की व्यंजन तथा स्वच्छता तथा ध्यान गर्भावस्था के अंतिम 4 सप्ताह में विशेष रूप में रखना चाहिए। गर्भवती को दैनिक घरेलू भोजन के साथ अतिरिक्त सहायक भोजन, कुछ हरी सब्जियां सहित खाने का परामर्श देना चाहिए। प्रत्याशित माता को अंतिम तिमाही में आधे से 1 घंटे का अतिरिक्त आराम तथा यदि संभव हो सके तो अपेक्षाकृत हल्के कार्य करने चाहिए। स्तनपान प्रारंभ करना। व्यवहारिक रूप में लगभग सभी माताएं तथा हल्की तथा मध्यम श्रेणी के पुराने कुपोषण से ग्रस्त माताएं सफलतापूर्वक स्तनपान करा सकती हैं। प्रसव के तुरंत पश्चात माता को नवजात के साथ रहने, रोमिंग इन की अनुमति देनी चाहिए।
स्तनों को दिन में एक बार धोया जाता है। निप्पल को कम से कम धोना चाहिए। स्तनपान के समय क्लीन टाइट क्लॉथ्स से ढकना स्तनपान में सहायक होता है। माता और विशेष रूप से प्रथम प्रसव वाली माता प्राइमी पैरा को स्तनपान के लिए उचित आसन हेतु सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि संभव की आवश्यकता हो, स्तनपान प्रारंभ करना व्यवहारिक रूप में लगभग सभी माताएं तथा हल्की तथा मध्यम श्रेणी के पुराने कुपोषण से ग्रस्त माताएं सफलतापूर्वक स्तनपान मिल जाना चाहिए। इस अवधि में तथा बाद में सामने नवजात शिशु को कोई अन्य तरल अथवा भोजन जैसे शहद घुट्टी, पशु अथवा पाउडर का दूध, चाय, पानी, ग्लूकोज का पानी आदि नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये हानि पहुंचा सकती हैं। सिजेरियन सेक्शन के पश्चात प्रसव होने के 2 घंटे के भीतर अथवा यथाशीघ्र स्तनपान प्रारंभ कर देना चाहिए। माता को शिशु के स्तनपान के लिए 1 या 2 दिन सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। खीस मीन्स कोलेस्ट्रम। शिशु को सबसे पहले निकलने वाले दूध, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, देना आवश्यक होता है, जो कि गाढ़ा तथा बाद में निकलने वाली दूध की अपेक्षा अधिक पीला होता है और यह प्रथम कुछ दिनों में थोड़ी मात्रा में ही निकलता है। यह एक संपूर्ण भोजन है जिसकी इस समय शिशु को आवश्यकता होती है। इसके लिए किसी प्रकार और यहाँ तक कि पानी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। समय सूची टाइम शेड्यूल। स्तनपान उसी समय प्रारंभ कर देना चाहिए जब भी शिशु को इसकी आवश्यकता हो तथा देर तक कराना चाहिए जब तक शिशु चाहे। इसके लिए कोई निश्चित फ्रीक्वेंसी अथवा चूसते रहने की अवधि नहीं है। प्रथम सप्ताह में 3 से 4 घंटे के अंतराल अथवा शिशु की जरूरत अनुसार लगभग 10 से 15 मिनट चूषण समय की स्तनपान अनुसूची स्थापित हो जाती है। अनुवृत्ति स्तनपान में स्तनपान को बदलते रहना चाहिए। रात्रि में स्तनपान। आरंभिक दिनों में रात्रि में स्तनपान की आवश्यकता पड़ सकती है। यह न केवल स्तनों की अतिरिक्त भरावट एवं कठोरता को दूर करता है, बल्कि शिशु की गहरी एवं शांत निद्रा को भी सुनिश्चित करता है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, शिशु 3 से 4 घंटे के लिए प्रस्थान से संतुष्ट हो जाता है और उसे रात्रि में बिना स्तनपान की गहरी नींद आ सकती है। नियम के अनुसार रात्रि में भी शिशु को तब तक स्तनपान कराते रहना चाहिए जब तक कि उसे रात्रि में स्तनपान की आवश्यकता महसूस होती रहे। स्तनपान की टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। माता तथा शिशु को एक आरामदायक स्थिति में होना चाहिए। बैठकर स्तनपान कराते समय माता शिशु को अपनी गोद में ढालू स्थिति में बैठाती है। शिशु को सिर उसके कुछ हाथों पर होता है और जिस ओर स्तन पिलाना है, सिर थोड़ा बाहर की ओर रहता है। माता को संपूर्ण सिर अपने हाथों में पकड़ लेना चाहिए और अपने निप्पल को शिशु के मुंह में किस प्रकार प्रवेश करना चाहिए कि न केवल निप्पल बल्कि संपूर्ण एरियोला स्तन का कलीमा युक्त विलय शिशु के मुंह में हो। उचित लैचिंग ऑन, मजबूती से पकड़ना। रात्रि में सोने के कारण अथवा बीमारी के कारण लेट का स्तनपान कराने के लिए माता शिशु को अपने हाथों से धड़ के बीच में ला सकती है। नवजात शिशु अपने मुंह और चेहरा खुशी से घुमा लेता है, जिसका उसके गालों से स्पष्ट हो जाता है। रोटिंग रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस प्रयोग का एक भी लाभ है, माता को अपने स्तनों को शिशु के गाल से स्पर्श कराने के लिए कहा जाता है। शिशु द्वारा किसी उचित तरीके से लैच ऑन करना चाहिए, जैसे कि ऊपर वर्णन किया गया है। अपने
मुंह से एरियोला को पकड़ना तथा दबाना चाहिए ताकि वह माता के स्तन से दूध प्राप्त कर सके। ब्रेस्ट फीडिंग। स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 hour of delivery. Feed on demand. Feed completely on one breast, then shift to other breast. Correct attachment. Baby well attached to mother's breast. Chin touching breast. Mouth wide open. Lower lip turned outward. More areola visible above than below the mouth. Exclusive breastfeeding for 6 months. Continue breasting feeding for 2 years. Wrong attachment. Baby poorly attached to the mother's breast. वायु बाहर निकलना। सभी शिशु पोषण के समय विभिन्न मात्रा में वायु निकाल जाती है। इस वायु को बाहर निकालने के लिए शिशु को छाती के समूह सीधा खड़ा करना चाहिए और पीठ को तब तक थपथपाते रहना चाहिए जब तक शिशु वायु को बाहर ना निकाले। स्तनपान के पश्चात हवा निकाल देना उत्तम रहता है ताकि शिशु का पेट खाली हो सके। स्तनपान की पर्याप्तता। कुछ माता को यह घबराहट रहती है कि उनके स्तन का दूध शिशु के पोषक आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकेगा। उन्हें कहो कि स्तनपान सभी परिस्थितियों में संतोष होता है। शिशु अनेक कारणों से चिल्ला सकता है, इसमें अकेलापन भी सम्मिलित है। स्तनपान के पश्चात 2 से 4 घंटे तक सोता है। प्रत्येक 2 से 3 घंटे के अंतराल पर मूत्र त्याग करता है। कीड़ी की मुद्रा कर सकता है। सामान्य दर से भाग की वृद्धि करता है। शिशु की पर्याप्त जांच के लिए सदैव परीक्षण स्तनपान कराना आवश्यक नहीं है। सफल स्तनपान को बोधित करने वाली सामान्य कठिनाइयों के अंतर्गत माता में आत्मविश्वास की कमी, त्रुटिपूर्ण नर्सिंग टेक्निक, एरियोला पर शिशु के होठों की अनुचित स्थिति तथा थकान, अपर्याप्त पोषण और प्रसव पश्चात अवसाद के कारण माता को तनाव लाती है। स्तन संबंधी समस्याएं जैसे अपरिपक्वता, फुए निप्पल मीन्स क्रैक्ड निप्पल तथा संक्रमणों के कारण भी दूध स्राव बाधित होता है। एकमात्र स्तनपान। प्रथम कुछ माह तक जहां तक संभव हो सके एकमात्र स्तनपान की क्रिया जारी रखनी चाहिए। शिशु को किसी अतिरिक्त भोजन, पानी अथवा किसी अन्य तरल जैसे चाय, हर्बल वाटर, ग्लूकोज का पानी, फलों का रस आदि की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तक कि देश की घोर गर्मी तथा शुष्क परिस्थितियों में भी हाइड्रेशन रिलेटेड नीड्स की पूर्ति करता है। दूध स्राव करने वाली माता का आहार। दूध स्राव मिल्क सिक्रीटिंग करने वाली माता मतलब लैक्टेटिंग मदर्स को दैनिक घरेलू भोजन के साथ अतिरिक्त सहायक भोजन या नियमित रूप से हरी सब्जियां खाने का परामर्श देना चाहिए। किसी भी विशेष भोजन का निषिद्ध होता है, परंतु अत्यधिक कैफीन, तंबाकू तथा अल्कोहल आदि का सेवन से बचना चाहिए। महत्वपूर्ण विशिष्ट स्थितियां। जन्म के समय कम भार वाले शिशु। जिन शिशु का भार जन्म के समय कम होता है उनके लिए माता का दूध सर्वोत्तम आहार होता है। समय सीमा रेखा पर पैदा हुए शिशु तथा कम भार वाले अविकसित शिशु स्तनपान द्वारा दूध पान सरलता से कर पाते हैं और उन्हें आवश्यकतानुसार स्तनपान कराना चाहिए, परंतु जन्म के समय कम भार वाले तथा अन्य किसी बीमारी से ग्रसित हो जो स्तनपान में असमर्थ हों, उन्हें उचित टेक्निक द्वारा फॉर्मूला मिल्क प्राथमिकता के अनुसार स्तन दूध देना चाहिए, जैसे कप तथा चम्मच, नली आदि को साफ कर के प्रयोग में लाना, शिशु के स्तनों के साफ
हेतु यथासंभव शीघ्र लाना चाहिए, चाहे भले ही शिशु अधिक समय तक स्तनपान ना कर सके। ऐसे शिशु को समय से पूर्व पैदा हुए अधिक देर तक स्तनपान में सक्षम ना हो उनकी माताओं को अपोषित स्तनपान के लिए परामर्श देना चाहिए। शिशु की सामान्य बीमारी। बीमार शिशु के लिए माता का दूध आसानी से होता है। मानव दूध शिशु संबंधी रोगों के लिए सर्वोत्तम तथा डायरिया एवं संक्रमण रोकने में सहायक होता है। अतः ऐसी बीमारियों से बचने के लिए स्तनपान आवश्यक करना चाहिए। यदि शिशु कम उत्सुकता से अथवा कम समय के लिए स्तनपान कर पाता हो तो उसे कई बार स्तनपान कराना चाहिए, परंतु गंभीर बीमारी की दशा में शिशु को स्तनपान के स्थान पर किसी अन्य प्रकार का आहार नहीं देना चाहिए। माता की बीमारी। माता को सामान्य बीमारी के कारण स्तनपान कराना नहीं बंद करना चाहिए। स्तन में सूजन तथा मूत्राशय नलिका संक्रमण, तपेदिक, हेपेटाइटिस तथा अन्य विषाणु जनित बीमारियां सहित संक्रामक बीमारियों की दशा में स्तनपान कराना चाहिए। परंतु यदि माता HIV पॉजिटिव है तो गर्भावस्था के प्रारंभ से ही परामर्श सेवा उपलब्ध करानी चाहिए। माता पिता को शिशु के वैकल्पिक आहार के विषय में पूर्ण सूचित निर्णय से अवगत कराना चाहिए और उनके निर्णय खोज इतना सुरक्षित संभव हो सके चाहिए। शारीरिक रूप से अक्षम करने वाली बीमारी के कारण स्तनपान रोक देना चाहिए। मनोवृत्ति असामान्य मातृ व्यवहार के कारण स्तनपान सरस्वती प्रतिसूचक है। इन स्थितियों में जहां भी संभव हो स्तनपान को दूध श्रावण मिल्क सिक्रीटिंग करते रहने के लिए रिक्त कर लेना चाहिए। माता द्वारा औषधि ग्रहण। स्तनपान करने वाली माता को औषधि उपचार नहीं करना चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो कोई सुरक्षित विकल्प प्रदान करना चाहिए। औषधि ग्रहण स्तनपान प्रारंभ के समय अवस्था तुरंत बाद होनी चाहिए। सुरक्षित स्तनपान के समय सामान्य रूप से अनेक औषधियां ऐसी हैं जिनका सेवन किया जा सकता है। केवल कुछ औषधियां स्तनपान के क्रम को रोकने के लिए अनिवार्य होती हैं, जैसे कैंसर रोधी तथा एंटी थायराइड थेरेपी, रेडियो एक्टिव, प्री ऑपरेशन एर्गेंट लवण, लिथियम आदि। स्तनपान के विकल्प। किन्हीं कारणों से यदि माता अपने शिशु को 5 से 6 माह की आयु से कम स्तनपान करा सकती है, उदाहरण के लिए काम करने वाली माता किसी पशु अथवा फॉर्मूला मिल्क के स्थान पर इसका एक्सप्रेस दूध शिशु को पिलाना चाहिए। किन परिस्थितियां वश यदि ऐसा करना पड़ता है तो मानव दूध के अतिरिक्त प्रथम 6 माह की आयु के शिशु को परिवार द्वारा प्रयोग में जाने वाले दूध देना चाहिए और बाजारों दूध देने से बचना चाहिए। भैंस का दूध को गर्म करके कमरे के तापमान पर ठंडा करके मीन्स रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके उसकी क्रीम निकालकर अतिरिक्त फैट समाप्त करके शिशु को पिलाना चाहिए। छोटे शिशु जो पूर्ण रूप से भैंस अथवा गाय के दूध पर निर्भर हैं, उन्हें दूध में शुद्ध जल मिलाकर देना चाहिए। बॉटल मिल्क के स्थान पर साफ कप एवं चम्मच का प्रयोग करना चाहिए, परंतु यदि केवल से भी बिना चम्मच के दूध पिलाया जा सकता है, जिससे जल्दी दूध पिलाया जा सकता है, यहाँ तक कि नवजात शिशु को भी दूध पिलाया जाता है। डिस्पोजेबल सिरिंज के प्रयोग द्वारा उल्टे निप्पल का उपचार। यदि निप्पल ठीक नहीं है तो निप्पल से मिल्क सिक्रीशन नहीं हो पाता, क्योंकि पर्याप्त स्तनीय मिल्क की आपूर्ति तथा प्रारंभ होने के लिए चूषण एवं अत्यंत महत्वपूर्ण उद्दीपक है। निप्पल्स की पहचान करके उन्हें उपचार द्वारा जन्म से पूर्व ही ठीक करना चाहिए। उल्टे निप्पल के उपचार के रूप में डिस्पोजेबल सिरिंज
के प्रयोग द्वारा एक साधारण उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। इसके बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम आए हैं। 10 ml डिस्पोजेबल सिरिंज के नोजल वाले सिर को काट दिया जाता है और पिस्टन के कटे हुए सिरे की ओर लगाया जाता है। माता अपने स्तन को एरियोला ऊपर पिस्टन के चिकने सिर को लगा लेती है और पिस्टन को धीरे धीरे लगभग 1 मिनट तक खींचती है। इससे निप्पल सिरिंज में आ जाएगा। खिंचाव को कम करके वह इससे धीरे धीरे छोड़ती है। जब निप्पल उभर आता है तो इसे शिशु के मुंह में लगा देना चाहिए। इस प्रकार शिशु सरलता से स्तनपान करने लगता है। निप्पल थोड़ा अंदर की ओर हो सकता है, परंतु प्रत्येक बार प्रयास करने से निप्पल का उभार विकसित हो जाता है। यह प्रक्रिया 3 से 5 दिन तक दिन में कई बार की जानी चाहिए। इससे चूषण द्वारा निप्पल के अंदर दबने की क्रिया सिरिंज द्वारा तथा शिशु के चूषण द्वारा स्थायी रूप से ठीक हो जाएगी। महत्वपूर्ण संदेश। प्रत्येक गर्भवती महिला को स्तनपान के लाभ एवं प्रबंधन के बारे में सूचित किया जाए। माताओं को शिशु के जन्म लेने के आधे घंटे के भीतर स्तनपान प्रारंभ कराने हेतु सहायता दी जाए। उन्हें दिखाएं कि किस प्रकार स्तनपान कराना चाहिए, अर्थात 24 घंटे शिशु को स्तनपान साथ रखना चाहिए। नवजात शिशु को अतिरिक्त कोई अन्य आहार अथवा नहीं देना चाहिए जब तक चिकित्सक ऐसा करने का आदेश ना दे। आवश्यकतानुसार स्तनपान को प्रोत्साहित करना चाहिए। 6 माह की आयु केवल स्तनपान। बच्चे को तूफान के रूप में किसी प्रकार के अथवा पेसिफायर जैसे डमी अथवा सूदर भी कहते हैं नहीं देने चाहिए। प्रोत्साहक गतिविधियों हेतु परिचालक दिशा निर्देश। प्रसव पूर्व जांच, मातृत्व टेटनस टॉक्सियोइड प्रबंधन। प्राइमी पैरा तथा जिन्हें पूर्व में किसी कठिनाई का अनुभव हुआ हो तो उन्हें विशेष रूप से एकमात्र स्तनपान हेतु प्रेरित करना चाहिए तथा उसके लाभों के विषय में सूचित करना चाहिए। तृतीय तिमाही में निप्पल तथा स्तनों की जांच करनी चाहिए। पर्याप्त आहार तथा आराम के लिए परामर्श देना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल पिलाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रीलैक्टियल आहार से बचना चाहिए। प्रसव जन्म के आधे घंटे के अंदर प्रथम स्तनपान कराना सुनिश्चित करना चाहिए। प्रथम 6 माह तक एकमात्र स्तनपान कराने का परामर्श देना चाहिए। अन्य किसी तरल भोजन देने से रोकना चाहिए। स्तनपान की कला के विषय में बताना चाहिए तथा प्रथम शिशु की दशा में स्तनपान का उचित मुद्रा चित्र द्वारा बताना चाहिए। शिशु को साथ रखने का अभ्यास करें। प्राथमिक टीकाकरण डीपीटी तथा ओपीवी हेतु फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डोज। एकमात्र स्तनपान कराना सुनिश्चित करें। दूध प्रबंधन संबंधी किसी कठिनाई का निराकरण करें। तीसरी खुराक सामान्य घरेलू आहार के अंतर्गत ही ठोस आहार देने की सलाह दें। बढ़ती उम्र से संबंधित दिशा निर्देश उपलब्ध कराएं। अतिरिक्त आहार के ऊर्जा घनत्व, निरंतर आहार का अंतराल अथवा स्वास्थ्य तैयारी पर विशेष बल। शिशु की लगभग 6 माह की आयु अर्ध आहार प्रारंभ करने से ठीक पूर्व यदि संभव हो नियमित स्तनपान कराना जारी रखें। सामान्य घरेलू आहार के अंतर्गत अतिरिक्त अर्ध ठोस आहार को शामिल करने का समय परामर्श दें। स्तनपान छुड़ाने वाले आहार की स्वास्थ्यपरता तथा ऊर्जा घनत्व पर बल दें। अर्ध ठोस आहार की आवृत्ति तथा मात्रा हेतु बढ़ती उम्र से संबंधित दिशा निर्देश उपलब्ध कराएं। खसरा टीकाकरण मीजल्स इम्यूनाइजेशन। अर्ध ठोस के संयोजन की संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित करें।
व्यवहारिक समस्याओं का निदान करें, स्वास्थ्य तथा ऊर्जा घनत्व पर बल दें तथा आहार की आवृत्ति तथा मात्रा हेतु बढ़ती उम्र से संबंधित दिशा निर्देश सुनिश्चित करें। स्तनपान कराना सुनिश्चित करें तथा लगभग 2 साल तक जारी रखने का परामर्श दें। सामान्य बीमारियां, यथासंभव आहार लेना, विशेष रूप से स्तनपान सुनिश्चित करें। उचित शिशु आहार क्रियाओं को अपनाने हेतु आयु से संबंधित प्रोत्साहक क्रियाकलाप निष्पादित करें। स्वास्थ्य पर बल दें, बीमारी के पश्चात अतिरिक्त भोजन पर बल दें। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, ये भी केयर ऑफ न्यूबॉर्न में आता है। सबसे पहले यहाँ प्रेगनेंसी का है। प्रेग्नेंट वुमन के लिए यहाँ टीटी पहले लगता था, बट अभी टीटी नहीं है, वो डीटी हो गया। वो भी सेम टाइम है, जैसे प्रेगनेंसी पता चल जाएगा तो उसको तुरंत इमीडिएटली पहला डोज लगाना पड़ेगा, और 1 महीने के बाद मतलब 4 सप्ताह के बाद में दूसरा भी लगाना पड़ेगा। और ये है 0.5 ml लगाते हैं, IM है और अपर आर्म में लगता है। और इन्फेंट्स के लिए यहाँ पर BCG वैक्सीन है, वो पैदाइश हो रहा है तभी उसको 0.5 ml 1 महीना तक अंदर में हो तब उसको 0.5 ml लगाना पड़ेगा। उसके ऊपर हो तो बढ़ना उसको डोज बढ़ती है। इंट्राडर्मल है, दिस इज BCG है, ये है BCG, ये है इंट्राडर्मल, ये लेफ्ट अपर आर्म में लगाता है। और हेपेटाइटिस बी साथ साथ देता है। OPV भी उसी समय 24 घंटे के अंदर में हेपेटाइटिस बी और BCG दोनों दे देता है। और विद इन 15 आवर्स हम OPV ओरली दे सकते हैं 2 ड्रॉप्स का। हेपेटाइटिस बी 0.5 ml IM देते हैं। एंट्रियो लैटरल थाई मीन्स जैसे यहाँ पर एक थाई है, इसको 3 भाग हम डिवाइड करेंगे। ये साइड में जो है ये है, इस जगह में आपको हेपेटाइटिस बी देना पड़ेगा IM, ओके 0.5 ml। ओरल पोलियो वैक्सीन जो देता है वो 2 बूंद देता है। ध्यान देना है, दूध माँ का दूध पिलाने के आधे घंटे के पहले, नहीं तो पोलियो पिलाने के बाद आधा घंटे के बाद में उसको रेस्ट देना पड़ेगा, बिकॉज पोलियो वायरस एक लाइव वायरस है और दूध पीने के बाद उसको वैल्यू निकल जाएगा, तो इसलिए आधा घंटे का उसका टाइम देना चाहिए आगे और पीछे। और ये ओरल पोलियो वैक्सीन 1 to 3 है। ये भी 3 डोज होता है। ये 6 मतलब 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना का 2-2 बूंद देना पड़ेगा। और ये है इट्स 2 ड्रॉप्स एक्चुअली, ओके। और ये हेपेटाइटिस जो है वैक्सीन है, ये भी 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना में 0.5 ml देता है। ये भी एंटीरोलैटरल थाइज है, यहाँ पर इस प्रकार की देता है। पेंटावैलेंट है, इसमें 5 वैक्सीन होती है, लाइक हेपेटाइटिस होता है, राइट। और बाकी भी होता है। 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना में ये भी देता है 0.5 ml, वो भी एंटीरोलैटरल थाई में देता है। मीजल्स है, ये 9 to 12 मंथ्स है। हमको न्यूबॉर्न केयर देखते समय में ये दोनों ही वैक्स इसका इम्पोर्टेंट है। बाकी भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मेडिकल फैकल्टी का मॉड्यूल भी दिया गया है, सो लेट वी हैव लुक, इसको देख लीजिएगा, ओके। मीजल्स 9 से 12 महीना तक देता है, और 0.5 ml सबक्यूटेनियस देता है, राइट अपर आर्म देता है। जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है वैक्सीन है, ये 9 महीना कंप्लीट होने के बाद 12 महीना तक उसको दे सकते हैं। 0.5 ml देता है सबक्यूटेनियस लेफ्ट अपर। और विटामिन A डोज होता है, जो फर्स्ट डोज होता है 9 महीना बीसीस के साथ देता है, वो भी 1 ml देता है। उसके बाद हर 6 महीना में उसको 2 ml देता है, ओके। ये ओरल देता है। और चिल्ड्रन के लिए TPT जो बूस्टर है ये 1.5 साल में देता है। और मीसल्स भी सेकेंड डोज दे सकता है, वो भी 1.5 साल पे। ये 0.5 ml है, इस एंटीरियो लैटरल थाई। यूजुअली दिस इज नॉट सीन इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, आई मीन जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ये नहीं है, सो यू डोंट हैव टू इंक्लूड। OPV बूस्टर देता है, और जापानीज इंसेफेलाइटिस भी, और 1.5 साल में उसको बूस्टर डोज देता है। विटामिन A अगेन एवरी 6 मंथली अप टू 2 ml देना पड़ता है। और DT जो बूस्टर है, इट्स नॉट DPT, इट इज DT का जो बूस्टर है, ये हर 5 साल में 5वां साल में उसको देते हैं 0.5 ml IM, ओके। और TT उसके बाद 10 साल से देता है।
सो आपको जो अपर आर्म बोलता है, सो दिस इज अक्रोमियन प्रोसेस है। यहाँ से 3 उंगलियां लगाने के बाद उसके नीचे में IM का 45 डिग्री एंगल पे आपको लगा के देखना पड़ेगा। सो सपोज आपको कमर में इंजेक्शन लगा रहे हैं, मोस्टली सभी में इसी में लगाना पड़ता है, कमर में बिल्कुल कोई वैक्सीनेशन नहीं होता है, बट फिर भी आपको वैक्सीन का इसको देखना है। सो यहाँ पर देखिएगा तो ये वाला जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ पर पकड़ लेता है, और उसके बाद वी शेप में ये तो इलियक स्पाइन है। सो यहाँ उंगली लगा दिया तो इस उंगली को यहाँ से खींचने के बाद वी शेप में आएगा, तो उसके बीच में आपको लगा सकते हैं। ये है न्यूबॉर्न रिससिटेशन। इसको 90 गोल्डन सेकेंड्स कहता है। 90 सेकेंड्स देखो, ये पहला 30 सेकेंड्स है, ये सेकेंड 30 सेकेंड है, ये लास्ट 30 सेकेंड में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। बच्चा पैदा हो गया तो उसका टर्म जेस्टेशन देखना पड़ेगा। टर्म का मतलब क्या है, 37 वीक्स के बाद जो पैदा होता है उसको टर्म जेस्टेशन कहता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है, नहीं तो मेकोनियम स्टेंड है वो देखना पड़ेगा। सो मेकोनियम स्टेंड है उसको तो बहुत सपोर्ट देना पड़ेगा। ब्रीदिंग अच्छे से रो रहा है और मतलब इट्स फाइन, राइट। और उसका गुड मसल टोन है, मतलब हाथ पैर मोड़ रहा है, इट इज बच्चा सही है। उसको रूटीन केयर देना पड़ेगा, कोई कुछ जरूरत नहीं है। उसको अच्छे से माँ का अब्डोमेन के ऊपर उसको कपड़ा से अच्छे से क्लीन करने के बाद उसको माँ का पेट में लगाना पड़ेगा, और ड्राई करके उसको कवर करके माँ को देना है। और उसके बाद जो माउथ है और नोज से सक्शन करने की जरूरत नहीं है। जब बच्चा तो रो दिया तो बस केवल उसको गॉस्पी से उसको सफाई कर लिया, तो उसके बाद माँ को दे दिया तो सही है। और क्लैम्प जो कट करना पड़ता है, जैसे बेबी डिलीवरी होने के बाद उसको बेबी को अब्डोमेन के ऊपर डालना पड़ेगा, बट 1 मिनट तक रुकना पड़ेगा, 1 से 3 मिनट तक। जब बच्चा नहीं रोएगा, नहीं तो और कुछ प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली कट करना पड़ेगा, बट यहाँ नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मली उसको आ रहा है, कोई माँ को प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 से 3 मिनट तक उसको कॉट क्लैंपिंग करना पड़ेगा। उसके पहले 1 मिनट के पहले बिल्कुल करना नहीं है। और उसके बाद उसको कलर वगैरह देखना पड़ेगा। नाखून पे ब्लू कलर होगा तो इसका मतलब उसको ऑक्सीजन की कमी है, ठंडी लग रहा है। और ब्रीदिंग अच्छे से सांस ले रहा है वो देखना है। और उसके बाद माँ का डिलीवरी होने के बाद विदिन 1 घंटे के अंदर में उसको फीडिंग दिलाना चाहिए। जैसे बच्चा वो समय में पी लेता है, एक्चुअली पैदा होते ही उसको 20 मिनट तक उसको जगा रहेगा, उसके बाद वो आराम से रेस्ट लेगा, उसके बाद दो दो घंटे के बाद वो फिर उठेगा। तो इसको बेटर आपको GOA के अनुसार में उसको 1 आवर आफ्टर द बर्थ आपको कर लिया, आई मीन आफ्टर द नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी अच्छा है। सिजेरियन सेक्शन है वो 2 घंटे के अंदर में उसको पिलाना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये सब कुछ सही है। और उसके बाद आपको कॉर्ड कट करके और न्यूबॉर्न कॉर्नर मीन्स उसमें बेबी को वहाँ पर जो वार्मर में लेके जाना है, और वहाँ पर उसको हीट वार्मर को ऑन करने के बाद उसका कपड़े से उसको पेटना पड़ेगा। और पोजीशन करना बेबी को, मोस्ट प्रोबेबली बच्चे को सीधा ना लेटे तो सिर को थोड़ा करवाटी रखेगा, तो मुंह पे कुछ भी सलाइवा होता है वो निकल जाएगा साइड से। और जब सक्शन की ज़रूरत है देखना पड़ेगा, सपोज ज़्यादा तुक आ रहे हैं तो सक्शन करने ज़रूरत होगा तो उस समय में सक्शन कर लीजिए। और लास्टली ड्राई करना इम्पोर्टेंट है, और पोजीशन उसको ठीक करके रखना है। सो इन केस उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे अबगार हम लोग ने पढ़ा होगा, जो अपीयरेंस होता है कलर का चेक करता है, राइट। और पल्स देखता है 120 से 160 तक। और ग्रिमेस बच्चे चीख रहे हैं क्या है वो देखना पड़ेगा, एक्टिविटी हाथ पैर मोड़ रहे क्या। और रेस्पिरेशन है उसका 30 से 40 तक उसको नॉर्मल होता है। इसमें कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पर स्पेशली हार्ट रेट है, ओके। रेस्पिरेशन को चेक करना है, हार्ट रेट चेक करना पड़ेगा, कलर चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर एपनिक, एपनिक मतलब नो रेस्पिरेशन है और हार्ट रेट बहुत कम है, तो इमीडिएटली हार्ट रेट ज़्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देना पड़ेगा। मतलब बैग सीधा उसमें एम्बुल बैग में लगाकर उसको बच्चे को रेज इसमें देना पड़ेगा, ओके। इमीडिएटली आपको पीडियाट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, बिकॉज ET ट्यूब डाल के उसको वेंटिलेटर में भी लगा सकता है। बट यहाँ पर जो रेस्पिरेशन हार्ट रेट और ये नॉर्मल है, ये 100 के ऊपर जो हार्ट रेट है और ब्रीदिंग भी 40 के ऊपर है, 30 के ऊपर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसको देखना पड़ेगा। वो बच्चा अच्छा है। सो उसको इनकेस कुछ और भी प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लू है, तो आपको यहाँ पर आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, अदरवाइज बेबी को आप आराम से रख सकते हैं। और बैग एंड मास्क वेंटिलेशन करने के बाद यहाँ पर बच्चे को रेसिस्टेशन केयर में उसको रखना है। इनकेस तभी भी आपने दे दिया उसके बाद भी बच्चे को कुछ प्रोग्नोसिस नहीं हो रहा है, जो लास्ट 30 सेकेंड्स में आपको क्या चेक करना पड़ेगा, उसका हार्ट रेट चेक करना पड़ेगा।
तो हार्ट रेट क्या है वो 6 सेकंड के लिए चेक करेंगे। 1 मिनट 60 सेकंड के लिए बिल्कुल चेक नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत टाइम हो जाएगा। तो 6 इंटू हमको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू 10 डाल दिया, तो उस प्रकार के आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना है करके। ओके, और यहाँ पर बैक मास वेंटिलेशन कंटिन्यू करना पड़ेगा जब हार्ट रेट बहुत लेस दैन 60 है। अदरवाइज 60 के ऊपर है थोड़ा सा आपको सपोर्ट तो देना पड़ेगा, और चेस्ट कंप्रेशन देना पड़ेगा। चेस्ट कंप्रेशन पे यहाँ पर जो कंप्रेशन है, ओके, यहाँ पर जो है यू हैव टू कीप योर फिंगर ओवर हियर, और ये उंगली यहाँ पर लगाने के बाद आपको प्रेस करना पड़ेगा मीडियल स्टर्नम के नीचे में, यहाँ पर लोअर पर्सिटी स्टर्नम पे। ओके, ये है 30 कंप्रेशन देना पड़ेगा फॉर वन ब्रीदिंग का। ओके, सो यहाँ लास्ट में क्या है, एपिनेफ्रिन इंजेक्शन देना पड़ेगा, वो भी 1:10,000 0.1 to 0.3 ml ये लेना है। सो यूजुअली इसमें डाइल्यूशन में एड्रेनालिन में लिखा रहता है इट इज़ 1:10,000 करके। सो आपको 1 ml में 1 ml उसमें लेने के बाद यू हैव टू ऐड, और डाइल्यूशन कितना बोल रहे हैं डॉक्टर उस अनुसार में आपको लगाना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ बच्चे को आईवी स्टार्ट करके यहाँ पर 10 ml/kg उसको नॉर्मल सलाइन ऑरेंगल लैक्टेट लगाना पड़ेगा। ओके, 5 to 10 minutes। दिस इज एक्चुअली, इसका चार्ट को अच्छे से पॉज करके इसको देख लेना, बिकॉज ये है सरकार का द्वारा दिया गया है ना, तो इनकेस इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। सो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिएगा, बाकी जो वीडियोस का जो लिंक है वहीं पर मिल जाएगा।